अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल है आप सबके? Today is the day, is it? देखिए हम Tomorrow रोज well might be the day, but today is the day जब सूरत हाल और पिक्चर वाज़े हो जाएगी। I don't know, I'm not sure about that. रोज ही हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और आज भी हम करेंगे और आज भी हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स हमारे गेस्ट होंगे। लेकिन कौन जी पाकिस्तान आ रहा है ईरान से, कौन यूएस से आ रहा है, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दोनों साइडों से है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट मैच। अमरीकी तो आ ही रहे हैं, हाँ, वो तो उन्होंने बता ही दिया है और हमारे अनाउंस भी कर दिया है और बस अब ये देखना है कि कब तक पहुंचेंगे। ईरान इज प्लेइंग इट रियली हार्ड टू कन्विंस एंड उसके बारे में भी बहुत से एक्सपर्ट्स की बहुत सी राय है कि ईरान ऐसे स्टेटमेंट्स और अभी तक कमिट क्यों नहीं कर रहा। सो वील टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। एक उनकी अपनी तौजीह है जिसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जिसमें शदीद एतमाद का फुकतान है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेड है, उस पर उन्हें रिजर्वेशंस हैं और बजाव रिजर्वेशंस हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना होगा। जिस तरह जब अब्बास इराक़ची ट्वीट करते हैं तो ईरानी मीडिया का एक सेक्शन जिसके बारे में तासुर है कि वो IRGC के करीब हैं, उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं वो बड़े मानी खेज होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या आपस में अलाइन नहीं करते? तो फिर आप मुझे ये बताइए कि शुरू में ये भी तो खबर आई थी, ऐसा लगता है कोई भी किसी से भी अलाइन नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं करता। लगता है जेडी वैंस के बारे में इब्तिदाई तौर पर सदर ट्रंप ने खुद कहा कि शायद वो ना जाएं, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से एक दिन में बड़ा कम टाइम था, सीक्रेट सर्विस मैनेज नहीं कर सकी। उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो जा रहे हैं। आई एक्सपेक्ट दीज डबल, व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि वो जा रहे हैं। I don't know. समझ नहीं आ रहा अब्दुल्ला, I don't know. I do expect that from the American camp कि वो आए ना आए और ये किसी ने ये स्टेटमेंट दे दी, उसने ये दे दी, वो कंफ्यूजन डे वन से चल रही है। ईरान से मैं somehow ये एक्सपेक्ट नहीं करती because they have been very united in their statements that come out of them. अच्छा, इसमें क्या हुआ है हुमा कि खित्ते में गैर यकीनी के हालात खत्म नहीं हो रहे हैं, ताहाल हैं दुनिया भी सुख का सांस नहीं ले पा रही है। मतलब वो कारोबारी लोग हों, मार्केट्स हों, ऑयल एंड गैस की प्राइसेस की वजह से एक अलग बोछाल है। आज और कल का दिन बड़ा अहम है। अमेरिका और ईरान की मुज़ाकराती टीमें बातचीत के दूसरे राउंड के लिए इस्लामाबाद आज होपफुली पहुंच रही हैं। अगर ये दोनों पार्टियां आज पहुंच जाती हैं ना तो एक मेजर स्टेप तो हम तो हो तैयार जाएगा। बैठे हैं, हम तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। हमारी इतनी मुश्किल जॉब हुई हुई है भाई। एक बार फिर जी पूरी दुनिया की नजरें जो है ना मुज़ाकरात पर होंगी, बेसिकली इस्लामाबाद पे होंगी और ईरान की जानिब से वफूद भेजने की अब तक बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई, जिस तरह भी हम आपको बता रहे हैं। और लेकिन अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरानी वफ़द जो है वो आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है और इतवार को ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार ने मामलात को काफ़ी पेचीदा और मुश्किल बना दिया था। मतलब ये ऐसी मूवी कोई चल रही है, ऐसी टेंशन चल रही है कि अभी तक नहीं आपको पता कि इसकी एंडिंग क्या होने वाली है। यू हैव एन आइडिया और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बट पता कोई नहीं रहा। अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मुज़ाकरात ना हों। ईरान का मौक़िफ़ था कि जब तक अमेरिका खलीज फ़ारिस में नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता ईरान मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। और बतौर सालिस पाकिस्तान का किरदार बड़ा ट्रिकी है। वैसे मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू आवर फॉरेन ऑफिस, आवर फॉरेन मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर मिलिट्री लीडरशिप, CDS। तो पाकिस्तान के लिए जी मुज़ाकराती अमल जो है वो खासा चैलेंजिंग है, जिस तरह आप अब्दुल्ला बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सफारती कोशिशें अभी तक जारी हैं, टिल द लास्ट सेकंड जारी ही रहेंगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी वफ़द आज शाम जिस तरह आपको बताया कि पहुंचेगा और कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि मामलात जो हैं वो शायद किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो भी हॉट एंड कोल्ड होते रहते हैं। ट्रंप एक अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, एक बड़ा ही बेलिजरेंट किस्म का एक धमकी। अच्छा, ट्रंप साहब का भी ना एक अपना स्टाइल है, जो उनको ताज़ा उनका बयान है ना ट्रूथ सोशल पे, उसमें उन्होंने जो इससे पहले जिसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, जो सदर ओबामा के दौर में हुआ था, उसको और डेमोक्रेट्स को उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है। सो उन्होंने ठीक ठाक क्रिटिसाइज मतलब किया है। कोई मौका नहीं जाने देते जब बाइडेन या ओबामा या उनका जिक्र करके कि ये काम तो वो कर ही नहीं सके और उन्होंने उनको तो बिगाड़ा है। उन्होंने सब कुछ जो बुरा भला कहना था वो कह दिया, उनको डिस्क्रेडिट कर दिया। और अगर आप उनकी ज़रा नेचर देखें या उनके तरीक़ाकार पे गौर करें तो कुछ भी वो बड़ा काम करने से पहले जो इससे पहले काम हुआ होता है और दूसरी जो लीडरशिप होती है उसको डिस्क्रेडिट करते हैं ताकि वो फिर सारा का सारा क्रेडिट ले सकें। क्रेडिट आप ही का सर, आप रख लें। तो एनीवे ही थिंक्स कि अगर कोई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू हो गया तो वो खुद ईरानी की आदत से मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है दैट ही इज़ वेरी विलिंग टू कम हिमसेल्फ एंड मीट देम। ट्रंप ने कल धमकियां भी दी और डील ना हुई तो बहुत सारे बम जो हैं वो भी फटेंगे और ईरान के साथ सीज फायर बुध की शाम ख़त्म हो जाएगा, ये आपको बता दें टुमारो। और डील होने तक
ना तो जंगबंदी में तोसी करूंगा, ना ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी जो है वो ख़त्म होगी। ये बेसिकली उनका कहना था। और अमेरिकी सदर ये भी कहा उन्होंने कि ईरान के साथ होने वाला मुआहदा पिछले ईरान न्यूक्लियर मुआहदे से कहीं बेहतर होगा। तो पिछला वाला जो भी था वो बहुत बुरा था और अभी जो होने जा रहा है वो बहुत अच्छा होगा। वैसे अगर हो जाए तो अच्छा ही होगा। इजराइल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अमेरिका के लिए अमन तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। कल ईरान के सदर का बयान भी सामने आया कि ईरान ताकत के आगे सरेंडर नहीं करेगा। बहरहाल ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं, जारी क्या हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर और ईरानी सफ़ीर से अलहदा मुलाकातें की हैं और मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इंतज़ामात से भी आगाह किया और कहा कि वो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। नाटली बेकर और रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। साथ ही साथ चीन, रूस और दीगर ममालिक भी तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश करने पर जोर दे रहे हैं। वो तलाश कर ही रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है आपको इतने अरसे से क्या हो रहा है? रशिया ने कल बाज़ाब्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान हमने खुद ही बहुत जोर पकड़ा हुआ है। मतलब कि हमें क्या जोर दे रहे भागना हैं? शुरू करते हैं तो नहीं, ऑलरेडी भाग रहे हैं, भाग ही रहे हैं। एग्जैक्टली इधर से उधर, उधर से इधर। मुझे लगता है इन रीसेंट हिस्ट्री किसी ने किसी जंग को ख़त्म कराने के लिए उस तरह मेहनत नहीं की जो पाकिस्तान ने की है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर स्टेक्स इन्वॉल्व्ड एज वेल। हम वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट अवे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी सिंसियरली वर्किंग टुवर्ड्स इट, वरना नहीं होता। अच्छा, एजाज सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एजाज, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एजाज, वी नो कि सिक्योरिटी इंतजाम अमल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट और हजारों की एक्स्ट्रा नफरी जो है वो इस्लामाबाद में तैनात की गई है। अब ये बताइए कि खबर क्या है, कब पहुंच रहे हैं दोनों वफूद या एक वफ्द, और फिर दूसरी पार्टी की बात कर लें, बारी बारी कर लें, बता दें जरा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। मुझे पता है कि जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, रोजाना सुबह आपकी आगाज भी इसी मामले से होती है और हम भी इसी मामले से आगाज करते हैं और रात गए तक यही काम कर रहे होते हैं। जी देखिए, दो इसमें फरीक हैं। आप जानते हैं अमेरिका और ईरान दोनों से हमारा राब्ता है और बराह रास्त राब्ता है। ईरानी हुकाम से भी राब्ता है और अमरीकी हुकाम से भी। इस वक्त इस्लामाबाद में रात गए तक 13 अमरीकी जहाज पहुंच चुके हैं। यानी कि जो एडवांस पार्टीज हैं उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक इक्विपमेंट भी लेके आते हैं, मुख्तलिफ व्हीकल्स भी लेके आते हैं। तो वो 13 जहाज़ों में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यानी कि अब सिर्फ 3 बंदों का इंतजार है, यानी कि स्टीव विटकॉफ का जो कि स्पेशल एनवाई हैं उनके मिडल ईस्ट के हवाले से, जैरेड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अजीज हैं, और तीसरे सबसे अहम जेडी वांस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन तमाम तर ग्राउंड प्रिपरेशंस के बावजूद, एडवांस पार्टीज के बावजूद, अभी तक जो तेहरान है उससे एक वर्ड नहीं निकला कि वो अपना डेलीगेशन कब भेज रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो वायलेशन की गई है इस सारे मामले में, यानी कि ये जो वेसल रोकी गई है उनकी अमेरिका की तरफ से, वेसल जो कब्जे में ली गई है, उसको जब तक रिलीज नहीं किया जाता और ये जो धमकियों की जुबान है ये बंद नहीं की जाती, उस वक्त तक ईरानी मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। तो ईरानी हुकाम से जो हमारा राब्ता है वो अभी तक हमें बताने से गुरेजा है कि उनके वफद के अराकीन कब आएंगे। और जाहिर है इसका बैकग्राउंड वही वेसल है जिसे 19 अप्रैल की रात को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। टॉस्का नाम है उसका, तकरीबन 900 जो फीट लंबी है, और ये शंघाई से, अहम बात यह है कि ये शंघाई से आ रही थी वापस, शंघाई से बंदराबाद जा रही थी जी और इसे रास्ते में पकड़ा। और मेरे ख्याल में अभी तक उसकी डिटेल्स नहीं आई कि उसके क्रू मेंबर्स कितने हैं। ईरानी जो मीडिया वो बता रहा है कि उसमें फैमिलीज भी थी क्रू की, लेकिन जो लोग इस मामले को जानते हैं वो समझते हैं कि जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस है, वो देखना चाह रही है कि इस वेसल में क्या था, क्योंकि ये वेसल पहली दफा यहाँ से नहीं गुजर रही। ये मुतअद्दिद बार चीन और ईरान के दरमियान सफर करती है और अमेरिकन इस बारे में क्विजिटिव हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्या चल रहा है, वो क्या चीजें हैं जो इन कंटेनर्स में होंगी जो इस वेसल पे थे। तो वो जो वेसल पकड़ी है वो अभी तक वजह इतराजा है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। आपको पता है कल पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार ने अब्बास कराची
जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात की है। फिर हमारे जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बड़े अहम, आपको पता है कि 15 से 18 अप्रैल को जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा किया था, तेहरान का अनप्रेसिडेंटेड दौरा किया था, उसमें मोहसिन नकवी उनके साथ थे। तो मोहसिन नकवी गए हैं ईरानी एम्बेसी में और जाके उन्होंने रजा मीरी मुकद्दम, जो कि ईरानी मुज़ाकरात में एक अहम तरीन मुज़ाकरातकार है, हम दो बंदों का नाम लेते हैं, तीसरे मुज़ाकरातकार रजा मीरी मुकद्दम है, जो उस दिन वहां पर मौजूद भी थे, तो उनसे मुलाकात की है। तो ये 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। अभी तक ईरानी जो है वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो अमरीकी कब तक पहुंचेंगे? बिकॉज ये भी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी अमरीकियों के लिए कि वो यहाँ आके बैठे हों और दूसरी पार्टी का पता ना हो कि वो आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं, ये वैसे एजाज, ये सिनारियो हम क्या फोर्सी कर भी सकते हैं? माना कि आप कह रहे हैं 13 जहाज जो है उनके विद इक्विपमेंट एंड एडवांस टीम्स वगैरह वो सब कुछ आ चुके हैं, फाइन, लेकिन अब अमेरिका को और अमेरिकनों को वहां से निकलते हुए अमेरिका से सदर ट्रंप ने कह दिया था पहुंच जाएंगे शाम तक, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इट्स नॉट लाइक ईरान से आए तो जी 2 घंटे 2 में आप पहुंच जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उनको बहुत अश्योरिटी चाहिए होगी कि ये ईरानी आ रहे हैं तो हम चलेंगे ना वहां से। जी बिल्कुल, अश्योरिटी चाहिए होगी। 14 घंटे का सफर है। अगर वॉशिंगटन में से आप आए और जिस तरह के त्यारे हैं इनके, आप उस सफर को 2 घंटे और कम कर लें, 12 घंटे तक वो आ सकते हैं। लेकिन वो उसी सूरत में आएंगे जब पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से उनको इस बात की एश्योरेंस दी जाएगी कि ईरानी आ रहे हैं। तो ये की जा रही है कि आज बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन इसमें ना एक बात याद रखने की है उमा, कि आज 21 अप्रैल है और इस वक्त आप अगर टाइम देखें तो सुबह 9 बज रहे हैं। आज रात 12 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से अगर देखें तो जो अमेरिकन जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है। लेकिन अमेरिका ने चूंकि ये डेडलाइन दी है तो टाइम जोन उनका होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सुबह 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने जो सीज फायर ऐलान पाकिस्तान ने ऐलान किया था, अमेरिका ने ऐलान किया था और ज़ाहिर है ईरान ने भी इस पर इत्तेफाक किया था, तो वो सीज फायर खत्म हो जाएगा पाकिस्तानी टाइम में रात 12 बजे, अमेरिका के टाइम में सुबह 3-4 बजे और ईरान के हिसाब से भी वो खत्म हो जाएगा। तो अब आखिरी घंटे, और मुझे ये लगता है कि 2 बातें मुमकिन है। एक तो ये है कि आज किसी टाइम पे अनाउंस कर देंगे ईरानी कि वो आ रहे, और उससे पहले आपको पता है कि ये बात अब रिपोर्ट भी हो चुकी हुई है, इसलिए बताने में कोई ऐसी माने बात नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने भी बताया है और वैसे भी आ चुकी है ये बात कि पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई है। कल इस पे हमने वैसे टॉक शॉक किया था बड़ा तफसील से। तो उसमें जो फील्ड मार्शल ने उन्हें बताया सारी सूरत हाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर बाद में एक खातून है जूलिया, उन्होंने फोन किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि बताएं कि फील्ड मार्शल जो पाकिस्तानी आसिम मुनीर है उन्होंने क्या रेकमेंड किया। तो ट्रंप ने कहा कि जी उन्होंने कुछ रेकमेंड नहीं किया। तो यकीनी तौर पे जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें बताया होगा कि देखिए आपने जो ये वेसल पकड़ी है उसकी वजह से ईरानी जो है थोड़ा सा नाराज हैं, मुज़ाकरात खराब हो सकते हैं, तो बेहतर है वो वेसल छोड़ दें। मतलब वी अज्यूम कि ये बात हुई होगी, क्या बात हुई है हमें पता नहीं। एजाज, बात सारी ये एंड में आ जाती है कि जब सारी बातें और हर चीज़ ही कंटेंशियस है ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे बातचीत हो गई है, मान गए हैं, बातें आगे बढ़ रही हैं, तो फिर अब ये वेसल मतलब अब ऐसी मजीद चीज़ें ना करें ना दैट कैन डिले और सैबोटाज द एंटायर पीस प्रोसेस। मतलब इतने दिनों से, हफ्तों से लगे हुए हैं सारे इंचिंग टूवर्ड्स पीस, बहुत सी बातें हो रही हैं, जो नुकात थे उन पे खैर पता चल जाएगा, बहुत सी चीज़ों पे तो मान गए, तो अब मजीद नई चीज़ें उठाने की क्या ज़रूरत है? यूएस शुड ऑल्सो परहैप्स पे सम अटेंशन टू दैट। उसकी वजह क्विकली उसकी वजह ये है कि देखिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस जोरों शोर से इसराइल के साथ इस वॉर में आए थे और जिस तरह के उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स अनाउंस किए थे, वो ऑब्जेक्टिव्स फुल नहीं हो सके। ठीक है, उन्होंने कहा था रजीम खत्म हो जाएगी, रजीम तब्दील हो जाएगी,
मिलिट्री उनकी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कुछ हो सका। और उनके अपने मीडिया यानी कि अमेरिकन मीडिया उनको बहुत तनकीद का निशाना बना रहा है। और आप देखिए गुज़िश्ता रात को अमेरिकी सदर जो है ट्रंप, वो बड़े नाराज हुए हैं अमेरिका के मीडिया के ऊपर, और इस पूरी जंग के दौरान बड़े नाराज होते रहे वो अमेरिका के मीडिया के ऊपर कि मीडिया ठीक रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि धमकियां तक दी उन्होंने कि हम जेल में भेजेंगे। ये सारी चीजें आई हैं रिकॉर्ड पे। अब सदर अमेरिका चाहते हैं कि वो एक विक्ट्री अनाउंस करके एक ऐसा इकदाम करें जिसमें ये नजर आए कि वो विक्टोरियस हैं, वो निकले इस वॉर से और साइन करें मुआहदा। और आप देखें वो धमकियां भी दे रहे हैं कि अगर ऐसा ना हुआ, डेडलाइन खत्म हो गई तो इतने बॉम्ब गिरेंगे और फिर मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। देखिए ये बातें पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाती हैं, वहां आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ईरानियंस जो हैं, ईरानियंस भी तो अपने सिस्टम को जवाबदेह हैं, या अपने लोगों को या अपनी ऑडियंस, उनकी भी अलग से है। ईरानी गवर्नमेंट है और एक ईरानी एस्टैब्लिशमेंट है। तो ईरानी गवर्नमेंट और बॉटम लाइन ये है कि दोनों अमेरिका को, ईरान को, दोनों के यही तासुर देना है, नैरेटिव देना है अपनी कौमों को कि हम विक्टोरियस हुए। अमेरिका ने अमेरिका के बारे में कहना है, ईरान ने ईरान के बारे में कहना है, बोथ आर डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स। और अगर एंड देन देयर इज अ रियलिटी आल्सो जो दुनिया देख रही है कि कौन सा बड़ा मुल्क है, ज्यादा पावरफुल मुल्क है, और कौन सा एक सैंक्शन से भरा हुआ 40 साल से वो मुल्क है, एंड हाउ दे फॉट एंड हाउ दे केम टू एन अंडरस्टैंडिंग था। और उसके बाद जो अब हमले हुए हैं उससे ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। और जाहिर है सदर ट्रंप इसका दावा भी करते हैं कि वो दोबारा न्यूक्लियर बम मतलब बनाने की तरफ पेशरफ नहीं कर सकेंगे। उनके हमलों के नतीजे में ईरान की बात करें तो ईरानी रजीम सर्वाइव कर गई। उनकी एक टॉप लीडरशिप की शहादत के बावजूद द सिस्टम इज इंटैक्ट एंड उनके लिए आपको साथ अब्दुल्ला साथ हम उनके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि द सिस्टम इज इंटैक्ट, दे आर स्टिल स्टैंडिंग। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ स्टैंडिंग, ये एक पूरा दौरा कराया है उन्होंने ईरान में, तेहरान में फॉरेन एम्बेसडर्स का, जिनको लेके गए हैं जगह जगह, एंड द डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली ईरान के राइटफुली ऑल्सो बहुत से क्लेम्स हैं कि इन्होंने जो टारगेट्स किए हैं वो बहुत ही सिविलियन टारगेट्स भी उन्होंने किए हैं। ठीक है, फाइन, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक वाले तो अलहदा होते हैं, सिविलियंस को क्यों उन्होंने किया टारगेट, जो कि हुआ है लबनान में। तो खैर हमने भरमार देखी है उस चीज़ की। और ठीक, अच्छा जी, चलें जी, थैंक यू एजाज, आपने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी ऑफ व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द डे एंड टुमारो एज वेल। और बस हमें यही, अगर इसकी समरी हम आपको बताएं इन अ नटशेल के एडवांस पार्टीज आ गई हैं, लेकिन मेजर पार्टीज कब पहुंच रही हैं इस बारे में बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। अब्दुल्ला साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब गुड मॉर्निंग। एजाज साहब, लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो जो कि होपफुली नहीं होगा, कि अमेरिका जो है, जिन्होंने 13 जहाज़ ऑलरेडी अपनी एडवांस पार्टी इक्विपमेंट पूरी तैयारी जो है वो पकड़ के लिए पहुंच गए हैं वो इस्लामाबाद, और फिर जो मेन मेंबर्स हैं जिन्होंने आना है वो वहां से निकलेंगे अमेरिका से। ईरान कमिटी नहीं कर रहा। मतलब ये लिटरली ऐसा हो सकता है कि अमेरिका तो तैयार है और ईरान फॉर व्हाटएवर रीजंस वो ना कमिट करें और ये बात बीच में रह जाए इतने 11th आवर पे भी आके। जी, मेरे ख्याल में ईरान का एक नुक्ता तो मुझे दुरुस्त लगता है कि जब इन्होंने अपनाए हरमुज़ खोल दी तो अमेरिका ने क्यों अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया। मेरे ख्याल में ये एक असूली बात है उनके लिए, और ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि अगर वो इस हालत में आ जाते हैं नेगोशिएशन के लिए तो शायद उनके लिए खासी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दबाव में बैठ के करेंगे। और यही डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते थे कि वो दबाव में आके करे सारी बातें कि जी हम ब्लॉकेड हर वक्त धमकी रहेगी। मेरा ख्याल है वो पहले ब्लॉकेड हटवाना चाहते हैं और फिर मेज़ पर आना चाहते हैं, और मुझे उसमें काफ़ी मेरिट लगता है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो मेगाफोन डिप्लोमेसी की, मीडिया डिप्लोमेसी की, ये कोई शायद ठीक नहीं रही उस काम के लिए। तो ईरानी जो हैं वो भी जंग के लिए आपको पता है तैयार हैं, उन्होंने जहाँ 40 दिन लड़ी है शायद और भी लड़ लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी शायद जंग इतनी अब कोई ज़्यादा दुरुस्त साबित नहीं होगी सियासी लिहाज से। जंग तो कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी असला है, लेकिन सियासी लिहाज से मेरे ख्याल में आप आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठ गई हैं कि ये जंग हमारी नहीं, ये इसराइल की जंग है। और इसका जारी रहना रिपब्लिकन पार्टी के लिए मेरे ख्याल में खासा नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए ईरानी भी ये चांस ले रहे हैं कि ये अमेरिकी आ जाएंगे इन टर्म्स पर कि आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हटाएं, अपना हुर्मुज़ पर भी पाबंदियाँ और साथ ही साथ
ब्लॉकेड भी। तो इस वजह से दे आर टेकिंग इट टू द ब्रिंक, जिसे कहते हैं ना आखिर टेकिंग इट टू द वायर वाला हिसाब है, वो वाला ईरानी भी खेल रहे हैं जी। और उसको ऑफ कोर्स सीज फायर का टाइम जो है वो भी अब खत्म ही होने वाला है, तो लिटरली यू आर वेरी राइट, टेकिंग इट टू द वायर। अच्छा, एक और बात है, अभी एजाज भी ये कह रहे थे, जॉय साहब आपसे भी पूछेंगे, हमने देखा जहाँ हमें अमेरिकी कैंप में भी थोड़ी कन्फ्यूजन बास चीज़ों को लेके नज़र आती है, मतलब कोई कुछ और कह रहा होता है, थोड़ी देर बाद कोई और ख़बर आ जाती है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, कौन आ रहा है कब आ रहा है, इस बारे में मुतज़ाद खबरें आई। फिर हमने देखा एक ईरानी इस्टेब्लिशमेंट है और एक ईरानी गवर्नमेंट है। आप बताइएगा कितना सिंक्रोनाइज्ड है ये मामला ईरान में मौजूदा हालात को लेकर, क्योंकि अब्बास इराक़ी साहब जब आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान करते हैं तो उस पर जो वजाहत आती है या उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, उससे तासुर ये मिलता है कि नॉट एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड विद विद दिस अनाउंसमेंट। सो क्या वहाँ भी कुछ मसले हैं? किसी भी हुकूमत में आवाज़ें तो मुख्तलिफ होती हैं, और आपने सुना ना कि वाइस प्रेसिडेंट साहब भी जंग के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन वो फैसला तो मानना पड़ता है सबको। आवाज़ें मुख्तलिफ आने में कोई हर्ज नहीं। प्लस ये है कि हर जगह आप बाय डिज़ाइन एक गुड कॉप रखा जाता है और एक बैड कॉप रखा जाता है, ताकि कोई उसको फॉर ग्रांटेड ना ले। और अमूमन ये किरदार मिलिट्री करती है, मिलिट्री हार्ड टॉक करती है, और जो डिप्लोमेट्स हैं या सियासतदान हैं वो सॉफ्ट टॉक करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल मामूल की अमल है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर फैसला हो जाएगा तो वो मानेंगे नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये जो वेसल अब इन्होंने अपनी तहवील में ले ली है अमेरिका ने, ये इनको करने की ज़रूरत थी? क्यों ऐसी अब जब ऑलरेडी चीज़ें तय पा रही हैं, आगे जा रही हैं, मज़ीद एंटेगनाइज क्यों किया जा रहा है? ये अपना क्या मसल दिखाने की कोशिश है? What do you make of it? Why would they do such things that could potentially sabotage the whole process? बिल्कुल मसल दिखा रहे हैं और अपने लिए वो टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी चंद एक मामलात ऐसे हैं, ईरानी नहीं मान रहे कि उनका जो यूरेनियम है अमेरिकी चाहते हैं वो ईरान के हवाले किया जाए, जो बिल्कुल ईरानी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से अभी भी वो चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी हम जिसे हम सादा ज़बान में कहते हैं ना, टांग ऊपर रख के बात करें, तो उस तरह का ये करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो दुरुस्त कदम नहीं था, खुसूसन जहाज़ को, बहरी जहाज़ को, ये तजारती जहाज़ था, कार्गो शिप था, और ये देखने के लिए कि कहीं चीन से कोई असला तो नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है तो आप भी तो भेजते हैं ना इसराइल को, या जो भी हर कोई अपने इत्तेहादियों को भेजता है, भी हो रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में उससे उन्होंने ना सिर्फ ईरान को एनॉय किया है बल्कि चीन को भी इसमें मजीद पक्का कर दिया है। और अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो चीन के लिए और भी एक जवाब बनेगा कि उनकी मदद करे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कदम नहीं लिया, दोनों चीज़ ठीक नहीं थी। ब्लॉकेट भी उठाना चाहिए था, और ये भी इसलिए इसका जो जिम्मा सारा जो पड़ रहा है वो अमेरिका पे पड़ रहा है। अब देखें ना ये क्या तासुब मिल रहा है अमेरिका के लिए कि उनकी टीमें यहाँ पहुँच रही हैं, कुछ पहुँच भी गई हैं, और जो ईरान नहीं आ रहा, जिसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि आप कमजोरी दिखा रहे हैं ना कि आप नेगोशिएशंस के लिए ज़्यादा तैयार हैं। ऐसे में क्या होता है वैसे एजाज साहब, मतलब एडवांस टीम में पहुंच गई हैं, अमेरिका मुसलसल बारहा, वो एक भी दफ़ा नहीं कह रहे कि हम नहीं जा रहे, वो मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं, नाम भी बता चुके हैं कि आज शाम, कल तो सदर ट्रंप कह रहे थे कि शाम तक पहुंच जाएंगे, मतलब उनका शाम हम अपना आज का दिन कर लें, मगर ईरानी कमिट नहीं कर रहा है, बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं। इस बारे में इजहार ख्याल ही नहीं हो रहा कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कब आ रहा है। सो क्या ऐसी भी कोई ऑकवर्ड पोजीशन हो सकती है कि ये तो आए में हों और दूसरी पार्टी का पता ना हो? जी जी, ये तो कई बार होता है जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिन शराइत पर ये बातचीत शुरू होनी है वो ईरान को अब मंजूर नहीं, जिन शराइत से मुराद कंडीशंस हैं, यानी जो हालात हैं। अब ईरान का ये कहना कि हमने जो अपनाई हुर्मुज़ खोली और आपने ब्लॉकेट नहीं उठाया, तो गोया आप ये तासुर दे रहे हैं कि हम आपके दबाव में हैं और हम जंग से डर गए, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए ईरानी ये अमरीकी तो चाहे ये रहे हैं ना कि बार बार अपना ये जो अपने वफूद भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ईरान को इतना दबाव डालो कि बगैर उसको ब्लॉकेट को उठाए हुए हमने देखा आपको मेज़ पर ले आए। तो वो मेरे ख्याल में ईरानी दबाव में नहीं आने वाले जी। मैं जानता हूँ इनको, बड़े टेनिशियस हैं नेगोशिएशंस में, तो वो इस तरह मानेंगे नहीं जब तक ये और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी लिमिटेड स्पेस है उनको मनवाने। पाकिस्तान ने तो पहले ही
एक अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करके उनसे अब नाइल हुर्मुज़ खुलवा दी। जब हमारे आर्मी चीफ अब वहाँ मौजूद ही थे तो उन्होंने ये किया। उसमें अमेरिका को भी एक क्रेडिट अलबत्ता ज़रूर जाता है कि अमेरिका ने भी लेबनान में फायरबंदी करवाई इसराइल से, तो एक जेस्चर उन्होंने भी दिया, एक जेस्चर इन्होंने भी दे दिया। लेकिन ब्लॉकेट वाला काम जो है वो मेरे ख्याल में अमेरिका ने। फैजान चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस। नाउ ये हम बातें ही कर सकते हैं, इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली क्या होगा। अच्छा, एक तासुर है कि पाकिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी ख़वातीन माशी तरक्की का हिस्सा नहीं है और कम अज़ कम फॉर्मल इकॉनमी जो होती है उसका हिस्सा नहीं बन सकी, और इसकी मुख्तलिफ समाजी और माशरती वजूहात हैं। वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट, लेकिन ये सब बदलना होगा और ये सब बदला जा भी रहा है। मैं कहूँगा कन्वेंशनल बैंकिंग में जहाँ हमें ख़वातीन की इंक्लूजन कम नज़र आती है, हालांकि स्टेट बैंक के फिगर्स कहते हैं कि वहाँ भी बतदरीज बेहतरी आ रही है। जब से पाकिस्तान में ये माइक्रो बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग एंड छोटे बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग का, डिजिटल इकॉनमी का सिलसिला शुरू हुआ ना, जिसमें मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी बैंकिंग सर्विसेज भी शुरू की, बहुत सारे लोग, आई गेस देयर इज अ कंसिडरेबल परसेंटेज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद थे जो कभी किसी बैंकिंग निज़ाम का हिस्सा नहीं बने थे, वो इस निज़ाम का हिस्सा बने। पता है, इंटिमिडेट भी हो जाती है ना ख़वातीन तो, और उनको इनकरेज भी नहीं किया जाता, सिखाया भी नहीं जाता। लेकिन अब थैंक्स टू डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल बैंकिंग, ये निज़ाम जो है ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे आ गया। तो ये जब हो जाए, आप अपनी प्राइवेसी में जाना, कहीं नहीं जाना, आपके घर बैठे आपके स्मार्टफोन के ऊपर ये सारा कुछ होना पॉसिबल है। अच्छा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि होना पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ भी क्या क्या हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं, क्या एक्सेस है आपको। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जैज़ वर्ल्ड पाकिस्तान की चीफ लीगल ऑफिसर कामिला खान साहिबा ने। यस कामिला, वेलकम, कैसी हैं आप? कामिला, पहले तो थोड़ा सा ये बता दें वेरी ब्रीफली कि हमारे क्या फिगर्स हैं, क्या नंबर्स हैं, और हमारी ख़वातीन जो पहले एक ज़माना था कि वो बैंकिंग का हिस्सा नहीं होती थी, उनको दूर ही रखा जाता था, अब थैंक्स टू डिजिटल इकॉनमी वो काफ़ी सैवी हो गई हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया हुमा। अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो कुछ ही साल पहले 2021 में तकरीबन 18% ख़वातीन को ये एक्सेस था, और अब हम अगर देखें आज के दौर में तो 50% से ज़्यादा हो गया। 18 से 50% इतने थोड़े वक्त में आना एक बहुत बड़ी बात। What has changed? एटीट्यूड। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक ख़ास इंटरेस्ट लिया है। जो वज़ीर आज़म की कैशलेस इकॉनमी की जो इक़दाम है, जो इनका प्रोजेक्ट है, जो इनका इनिशिएटिव है, उसके तहत कैशलेस इकॉनमी करने के लिए आपको डिजिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके तहत बहुत सारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी हुई हैं। और ये जो इनिशिएटिव है, इसमें जैज़ वर्ल्ड के CEO आमिर इब्राहिम भी मेंबर हैं। एंड इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड सपोर्ट जो है प्रोग्राम, उसके अंदर भी ख़वातीन को और उनकी फैमिलीज़ को फंड्स का डिजिटल ज़रिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए तो आपका फ्यूल, जो प्राइम मिनिस्टर फ्यूल सब्सिडी है, फ्यूल फंड है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया अनफॉर्चुनेटली, एंड इस सब्सिडी के तहत रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा कौन उठाता है? वो आम इंसान जो बस पे रोज़ सफ़र करता है, रिक्शे में रोज़ सफ़र करता है, और उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं किराए के लिए। वो जो वज़ीर आला का प्रोग्राम था जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था मोटरसाइकिल वालों को 2000 रुपए महीने, वो भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ही था यूजिंग दीज चैनल्स। अच्छा, किस तरह आपने कहा इतना हमारा यूजर बेस बढ़ गया, किस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ? मतलब कौन लोग हैं जो ज़्यादा आपकी फैमिली का इस बैंकिंग का हिस्सा बन रहे हैं? मैं आपको बोलूँगी वो बहुत से लोग जिनके पास बैंकिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी, मसलन आपके नीम शहरी और देही इलाकों में ख़ासकर ख़वातीन, जो कि बैंक अकाउंट्स खोलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी कागज़ी कार्रवाई होती है। आप फिंगर टिप्स पे अब ये कर सकते हैं, आप अकाउंट्स खोल सकते हैं। और हमने इसको हम यहाँ तक लेके गए हैं कि ख़वातीन मर्चेंट्स हमने ट्रेन किए हैं, एजेंट्स ट्रेन किए हैं, जो ख़वातीन जिनके पास जाके अपनी ये ट्रांजैक्शंस कर भी सकती हैं और उनसे सीख भी सकती हैं। मतलब उनको और सीख भी सकती हैं, लेकिन सिखाया भी जा सकता है उनको बेसिकली, बिकॉज लेकिन वो अदरवाइज तो इतना इनको रखा गया है कि तुम्हारा काम नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, कि वो करने से पहले ही डर जाती हैं। अच्छा हुमा, इसका एक और पहलू, इंटरेस्टिंग पहलू है। आई नो समबडी पर्सनली
जो हमारे ख़वातीन दस्तकारी करती हैं ना गाँव वगैरह में, जी। जो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट है कि वो शहर से आएगा, वो सामान उठाएगा, लेकर जाएगा, बिकॉज ऑफ दीज बैंकिंग एप्स एंड दिस डिजिटल इकोनॉमी, वो ख़वातीन अब डायरेक्ट हो गई हैं टू द विद द कंज्यूमर्स, और वो चीज़ें ऑर्डर करते हैं, वो उन्हें पार्सल कर देती हैं और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। एंड यू नो यूजिंग द सोशल वो मीडिया वाला कॉन्सेप्ट जो कर दिया बीच में, लोन्स का बताएं, मतलब ये एक बड़ा एक मसला भी पड़ जाता है, बिकॉज अगर बैंक से लोन ना लें तो क्या इस तरह लोन ले सकते हैं? देखिए, यहाँ से? बैंक से, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि बैंक से लोन लेने में बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट भी होती है। आप जैज़ कैश की ऐप के थ्रू भी लोन ले सकते हैं, आप मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू भी लोन ले सकते हैं। जो आपकी छोटी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ईजिली एटलीस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। What do they have to give as collateral? मतलब कुछ भी नहीं करना होता, आप वैसे ही लोन ले लें? लोन डिपेंड करता है आपने किस किस्म का लोन लिया और उसकी क्या नोयत मतलब है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कुछ फिल उसकी करनी हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अदरवाइज लेकिन पर्सनल लोन भी मिलते हैं। अदरवाइज पर्सनल लोन भी मिलते हैं, बिल्कुल सही फरमाया। ओके, दैट इज वेरी नाइस। ये डेली वेजर्स टाइप डेली वेजर्स, बिल्कुल डेली वेजर्स, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, दोनों को इसकी सहूलत हासिल है। एंड व्हाट डू यू प्लान टू डू फर्दर? अब इस यूज़र बेस को बढ़ाना है, जो ख़वातीन रह गई हैं, सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, उनको भी चाहेंगे ज़ाहिर है कि वो किसी ना किसी तरह इंक्लूड एजुकेट करना बहुत ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी फ्रीलांसर कम्युनिटी फीमेल बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, बल्कि कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले आई वुड से, कि एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर ख़वातीन फ्रीलांसर्स मर्द हजरात से ज़्यादा कमा रही थी, उनकी इनकम उनसे कहीं ज़्यादा थी। और इसके अंदर भी चैलेंजेस आ रहे थे। इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे ली जाएं, जो एक सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है और जो बिज़नेस करते हैं या इस तरह की जिनकी इनकम आती है, उसके ऊपर सेविंग्स कैसे करनी है, उसके ऊपर बजट्स कैसे बनाने। तो जैज़ कैश ने इसको मद्देनज़र रखते हुए जैज़ कैश विमेन अकाउंट बनाया, जिसकी ऑन बोर्डिंग कम्प्लीटली फ्री है। आपको CNIC चाहिए, इंटरनेशनली भी पेमेंट हासिल कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी आप पेमेंट हासिल कर बाहर सकते से हैं। कोई पेमेंट भेजना चाहे, जी, इनकम। परफेक्ट, ये तो बड़ी सहूलत है। बिल्कुल। और फिर आपकी बजट प्लानिंग, सेविंग्स, सारा उसके अंदर है। उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है आपके अंदर। लवली। तो यू नीड टू रियली गेट इनटू इट एंड अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन ये बड़ी सहूलतें और खासतौर पे जो कंप्लेंट्स होती थी कि ख़वातीन नहीं कर सकती, वो काफ़ी एड्रेस हो चुकी हैं। इफ़ यू डू दिस, बहुत शुक्रिया कामिला फॉर बीइंग हियर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। अब मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, क्योंकि आए ज़रा अपने मसलों की बात कर लें। क्योंकि हर की तरह कराची में भी कई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और आवाम जो है ना वो तड़प रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और गर्मी शुरू होते ही लोड शेडिंग ने ज़ोर पकड़ लिया है। अभी ऑलमोस्ट वो शुरू नहीं, वैसे तो गर्मी काफ़ी हो गई है, लेकिन लोड शेडिंग उससे भी ज़्यादा काफ़ी हो गई है। और कराची के बाज़ इलाकों में तवील अरसे से एलानिया लोड शेडिंग हो रही थी, मगर अब तो बिजली जाने और आने का कोई निज़ाम ही नहीं है, पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। कराची के बाज़ इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल सा बन गया है। वफाकी वज़ारत तवानाई ज़राए के मुताबिक डैम्स में पानी की मिक़दार बढ़ने से लोड शेडिंग में कमी आई है, मगर आम लोगों का कहना है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं कि सिंध के पास बिजली बहुत है, लेकिन बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल है। हमेशा यही होती है बात पे। बिजली हमारे पास मौजूद है और ख़ास तौर पर उसमें सिंध ने, जिस तरह आपके इल्म में है, थर कोल एक बहुत बड़ा हमारा ज़ख़ीरा है और जहाँ पे पावर प्लांट भी हैं, और फिर इसके साथ साथ हमारा सोलराइजेशन के वजह से भी हमें जो बिजली मिलती है, और फिर विंड कॉरिडोर भी हमारा है और दीगर भी हमारे जो फील्ड्स हैं जिनकी वजह से। और फिर पूरे मुल्क में असल इशू ये है कि जो NTDC है, जो वहाँ पे बिजली पहुँचाई जाती है, उसमें इशू ज़रूर है, तो उसके लिए काम हो रहा है। और बहरान LNG का ज़रूर है, क्योंकि उसकी वजह से हमें इश्यूज़ आएंगे। जो गैस का है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गैस का, लेकिन हम क्योंकि एक ही मुल्क है और पाकिस्तान हमें सबसे ज़्यादा अहम है, तो अपने दीगर सूबों के भाई बहनों के लिए भी हम उसमें शेयरिंग करते हैं। अच्छा जी, कराची में लोड शेडिंग फ्री करार दिए गए इलाकों में बिजली की बंदिश की शिकायत मिल रही हैं। अब कई हुकाम का मौक़िफ़ है कि लोड शेडिंग फ्री इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही, अलबत्ता मेंटेनेंस की वजह से बिजली बंद करना पड़ती है। वफाकी हुकूमत बिजली के मौजूदा बहरान को खित्ते की जंगी हालात की वजह करार दे रही है, और है भी सर्टनली। इससे क्या हम
नज़र चुराएं, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज करना है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था और है भी। वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मालूम करते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश की क्या सूरत हाल है। और गैस भी नहीं आ रही है, बाय द वे गैस भी, खाना बनाना तो एक टास्क एंड हाफ हो चुका है ना, कि मतलब क्या हो रहा है? मतलब गैस का बहरान तो बहुत संगीन है पूरे मुल्क में। वलीद बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है एज कम्पेयर टू बिफोर द जंगी हालात? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। देखिए के इलेक्ट्रिक के जो दस्तावेज़ात हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन शहर से 93% रिकवरी होती है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कराची वाले 100 रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 93 रुपए वो अदा करते हैं, 7% रिकवरी नहीं हो पाती। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो के इलेक्ट्रिक के दस्तावेज़ात हैं वो ये भी बताते हैं कि शहर का तकरीबन 30% हिस्सा ऐसा है जहाँ लोड शेडिंग होती है। यानी अगर 2129 टोटल फीडर्स हैं तो उसमें से लगभग 700 ऐसे फीडर्स हैं जहां पर लोड शेडिंग की जाती है। तकरीबन 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं इस हवाले से। एक कैटेगरी ए है जहां 2 से लेकर 4 घंटे की लोड शेडिंग होती है, फिर बी कैटेगरी है जहां 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होती है, और फिर सी कैटेगरी है जहां 6 से लेकर तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लेकिन ये तो वो अदाद शुमार हैं या ये तो वो कैटेगरी है। ये कैटेगरी जो है ये किस हिसाब से बनाई गई है? ये बिलिंग की बात हो रही है, ये कैटेगरीज किस तरह हैं? जी बिल्कुल जहां पर बिजली ज़्यादा चोरी होती है या फिर बिलों की अदायगी कम होती है वहां ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, और जहां बिलों की अदायगी कम होती है फिर उस हिसाब से इसकी कैटेगरी बनाई गई है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था हुमा अब्दुल्ला कि ये तो वो अदाद शुमार हैं जो के इलेक्ट्रिक ने हमें दिए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ पर जब आते हैं तो मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आती है, एक अलग तस्वीर नज़र आती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, बल्दिया का इलाका है, उसको कहते हैं अकरम स्टोर फीडर, वहाँ तकरीबन 24 घंटे तक बिजली नहीं थी। जब 118 पर कॉल की गई, जो इलाका मकीन थे उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि बिजली तो आपकी सिर्फ जो रूटीन की बिजली है वो गई हुई है, और ये एक मामूल है। यानी जब आप 118 पर कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी 12 घंटे से बिजली गई हुई है या हमारी 16 घंटे से बिजली गई हुई है, तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया जाता है कि आपकी जो बिजली है वो तो सिर्फ जो रूटीन की बिजली है वो गई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त आपने ये भी पूछा कि दौरानिये में कितना इजाफा हुआ है, तो दौरानिये में तो इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है लाइट जाने की उसमें भी तब्दीली आई है, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। अब जो बिजली वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक देते हैं, फिर वो रात में बिजली ले लेते हैं। जिस वक्त जो अभी मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ न्यू कराची से, यहाँ रात 3 बजे बिजली आ रही है। अब आप सोचिए कि तकरीबन 12 बजे बिजली जाती है। और वी अंडरस्टैंड के बात तो वक्फे की हो रही थी, लेकिन बच्चे को इतने प्यारे प्यारे यूज़ किए गए हैं इस पूरी वीडियो में। जितने बच्चे, मतलब आई थॉट यू वर ट्राइंग टू डिटर, जितने बच्चे हमें प्यार करने के लिए चाहिए होते हैं उतने मयसर होते हैं हमारे इर्द गिर्द। मतलब अपना एक आध हो, अपने बहन भाइयों का भी एक आध दो हो, सो इतने काफी होते हैं कि आप प्यार कर सकें, अपनी रीझें निकाल सकें। उसके बाद फिर वो आउटग्रो कर जाते हैं, देन यू नीड अ न्यू पीस। हम यहाँ वक्फे की और खवातीन की सेहत की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान का शुमार ऐसे मुल्कों में होता है जहाँ मुल्क की वसाइल आबादी बढ़ने की रफ्तार के हिसाब से इंतहाई महदूद हैं, और हम आबादी के जिस टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं इसकी टिक टिक तवक्को से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। नतीजे में माशी तरक्की को बढ़ती हुई आबादी निगल रही है। रियासत आम आदमी का मयार ज़िंदगी चाहे भी तो बेहतर नहीं बना पा रही है। पाकिस्तान में आपको बता दें कि 5 से 16 साल की उम्र के 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं ना वो तालीम से महरूम हैं। मतलब चेक आउट दिस फिगर। और आलमी बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि तकरीबन 10 करोड़ और ऑलमोस्ट 80 लाख अफराद जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और यही वजह है कि आबादी को इसी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए जो ख़ानदान और मुल्की वसाइल का तकाजा है, एंड नॉट द वे वी आर गोइंग। और हमने एक्चुअली जब भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, हम किसी भी पाकिस्तान के इशू की बात कर रहे हो, उसकी बेस लाइन जो होती है ना हमारी अनकंट्रोलेबल आबादी। और पता है क्या है, हमें जहाँ हमें अगर लगता है ना कि बड़ी हालात बेहतर हुए हैं, कोई बेहतरी आई होगी, लेकिन अभी उसकी परसेंटेज इतनी कम है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ही इतनी मिसाल है। मेरे घर के सामने एक चौकीदार है, उसके माशाल्लाह 10 बच्चे हैं और एक भी स्कूल नहीं जाता। और आप लाख समझा लीजिए, और शायद 11वां में आने वाला हो, आप लाख समझा लीजिए, मतलब किसी चीज़ का कोई असर हो नहीं रहा। तो किस तरह से उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है जिनको शायद इस पैगाम तक एक्सेस भी हासिल नहीं है।
सो हम यहाँ बात कर लें या शहजाद रॉय साहब कोई गाना बना लें या गवर्नमेंट कोई टीवी पे इश्तहारात चला ले, शायद ये चीज़ें इन लोगों तक पहुँच ही नहीं रही हैं। There is no access to information as well. मैं एक बात बताऊं, लेकिन एक अक्ल भी एक चीज़ होती है। जिसका एक एग्जाम्पल जो आप 10 बच्चों वाला दे रहे हैं, उसको नजर नहीं आ रहा कि उसके बच्चों को वो जिंदगी नहीं मिल रही। वो खुद जो कमाता होगा उसको पता होगा मेरी कमाई में ये 2 वाले जो हैं बड़े, उन्हीं को मैं स्कूल भेज सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो बाकी 8 क्यों आए। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल होनी चाहिए। और हर बहुत से समाजी मसलों पे बात की है और इस मसले पे भी बात की है। फिलांथ्रोपिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं शहजाद रॉय साहब, और वक्फा की आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ज़ाहिर है बाकी शोबे भी हिस्सा डाल रहे हैं। जियो आपको पता है हमेशा से ही जो समाज को बेहतर करने वाली चीज़ें हैं इनका बड़ा एडवोकेट रहा है, और ये भी उनमें से, चाहे वो ज़हनी सेहत का मामला हो या फिर ये वाला इशू हो। शहजाद, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त आपने ये वीडियो अभी हम देख रहे थे, चलाई भी हमने। बच्चे आपने वैसे बहुत ही ज़्यादा प्यारे यूज़ कर लिए उसमें, तो क्या वक्फा होना है अब। बट इन एनी केस, Do you think कि ये मैसेजिंग जो होती है it is actually working because the figures don't tell us? एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की शुरू में कि बच्चे इतने प्यारे होते हैं तो वक्फा पता नहीं। तो इसी तरह पाकिस्तान में कहा जाता है जब किसी का एक बच्चा हो तो कहते हैं देखो बेचारा अकेला हो जाएगा, किसके साथ खेलेगा, देखें आप एक और बच्चा कर लें। तो कहते हैं उनके लिए खिलौना ले लें, एक और बच्चा ना कर लें बच्चे को खेलने के लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ जनरली बात की जाती है। सो मुझे लगता है कि वक्फा एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई इतनी कोई डिबेट नहीं है कि कोई मना कर रहा हो। और आई थिंक मुझे 100% लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि माँ की हेल्थ के लिए वक्फा बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखेंगे हर 4-5 सेकंड पे एक बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर वक्फा ही ले लें तो ये कोई 7-8 सेकंड में पैदा हो रहा होगा। जब 7-8 सेकंड में पैदा होगा तो फिर मेजर नंबर नीचे आता है। सो अगर वक्फा ही अगर हम ले लें इस मुल्क के अंदर, हम कभी भी ये ना कहेंगे आप बच्चे पैदा ना करें, बट अगर आप वक्फा लेते हैं तो उससे पॉपुलेशन जिस स्पीड से हमारी बढ़ रही है वो एक बहुत स्पीड से बहुत कम बढ़ेगी। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ हमें हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके अंदर। आप देखें ना, मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी पहले कि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, जैसे कि आपने कहा 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं हमारे मुल्क के अंदर वो अगर 100 हैं तो अचानक से जो सेकेंडरी स्कूल हैं वो 50 हो जाते हैं। तो एक नेचुरल ड्रॉप आउट होता है कि 50% बच्चे, मैं एक नंबर वैसे ही बता रहा हूँ, वो नहीं जा पाते क्योंकि स्कूल ही नहीं है। तो आप देखिए आज हमारे पास सेकेंडरी स्कूल इतने नहीं है, नेचुरल ड्रॉप आउट है, और हर साल लाखों बच्चा पैदा हो जाता है। तो आप खुद देखेंगे ये मैनेज नहीं हो सकता। ये बहुत डेंजरस चीज़ है और इस पर लोगों की अगर आप किसी से पूछे ना कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारा कौन सा है, तो आप कहेंगे एजुकेशन है, फलाना, ये वो सारे नाम ले लेंगे। आबादी कोई नहीं कहता, पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। और अगर आप फिर दोबारा पूछेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है और आप पूछने लगे तो कहेंगे, आप कहेंगे नहीं पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन सबसे बड़ा मसला है। नहीं, एक्चुअली शहजाद, यू वुड बी हैप्पी टू नो नॉट दैट इट मैटर्स। हम लिटरली वाहिद सबसे बड़ा मसला जो है ना ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो हम आबादी की बात करते हैं। नो, बट द क्वेश्चन हियर इज इट स्टिल रिमेन्स, ये अभी भी लोगों को बताने की बात है। मतलब क्यों नहीं समझ आई, ये क्यों बार बार झंझोड़ के वक्फे की बात, या फिर बच्चे कम करें और फिर जितने कम होंगे उतनी बेहतर तरबियत होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस मैसेजिंग स्टिल नीड्स टू बी ड्रिल्ड इन द पॉपुलेशन एंड इन पीपल। व्हाई डोंट दे रियलाइज इट देमसेल्व्स? देखिए मल्टीपल इंटरवेंशंस होती है, वो कहते हैं ना 4 A's होते हैं, एक एनालिसिस होता है, एक एडवोकेसी होता है, एक एजिटेशन होता है और एक एक्शन होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम एडवोकेसी तो हमेशा करते रहें, जितनी भी अवेयरनेस फैलाएं वो काम है, बट अभी भी ये कहा जाता है जो मैरिड कपल्स जितने भी होते हैं उनमें से 30% जो है वो चाहते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग करें, वो कॉन्ट्रसेप्टिव इस्तेमाल करें, बट उनको आगाही ना होने की वजह से और पता ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते। तो 30% जो कपल्स हैं उसके अंदर तो ये वो चाहते हैं कि वो करें, बट क्योंकि अवेलेबिलिटी शायद उस तरह से नहीं है कॉन्ट्रसेप्टिव्स की, और अगर है भी तो उनकी एक्सेस नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते कोई उनको। तो देखें जितने भी हमारे ये हेल्थ यूनिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट जो होता है वहाँ पर ये कंपल्सरी होना चाहिए उस प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के लिए कि वो मियाँ बीवी के साथ फैमिली प्लानिंग पे बात करे। सो अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर हम जितनी भी कैंपेन कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिक हेल्थ यूनिट पर स्टेट को चाहिए और प्राइवेट इदारों को चाहिए कि वो पुश करे कि डॉक्टर्स वहाँ पर फैमिली प्लानिंग के बारे में माँ और बाप को बताएं।
और बताते भी होंगे। बताइएगा और क्या, मतलब हम ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास इन चीज़ों की भी एक्सेस नहीं है। मतलब यहाँ आप और मैं बैठे हुए बात कर रहे हैं और हुमा उन तक ये गुफ्तगू नहीं पहुँचेगी। सो उस पॉपुलेशन को कैसे समझाया जाए या कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर हर साल बच्चा पैदा हो रहा है और 10 साल तक मुसलसल हो रहे हैं या 8 साल तक मुसलसल हो रहे हैं, इन सम इंस्टेंसेस 12-12 साल तक मुसलसल हो रहे हैं। सो क्या दीगर इक़दाम जिसमें ख़वातीन की, बच्चियों की जल्दी शादी पे पाबंदी होना भी एक सोल्यूशन हो सकता है, वन ऑफ द सॉल्यूशंस, क्योंकि अगर 13 साल की उम्र में बच्चे की शादी हो रही है तो उसका देखें ना टाइम पीरियड कितना है बच्चे पैदा करने का। 14-15 में तो पहला हो ही जाएगा और उसके पास फिर भी 20 साल होंगे मजीद बच्चे करने के लिए। और क्या क्या किया जा सकता है? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बच्चियों पर तो ये तो पाबंदी लग गई है, लॉ है ना कि 18 साल से पहले जी बिल्कुल नहीं होती, राइट? ये तो है जी, अब हो गई। ऑब्वियसली इसकी बहुत खतरनाक किस्म की वायलेशन पूरे मुल्क में होती है, बट एटलीस्ट हमारे पास लॉ है और डॉक्यूमेंट होता है कि कितनी बच्चों की शादियां जल्दी हो रही हैं। एटलीस्ट हमने लॉ तो बना दिया। मुझे लगता है कि जो एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट को कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल करने, BHU को बताना, बट अवेयरनेस जो होती है ना, ये वन ऑफ करने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैंपेन की सूरत में कर रहे हैं, जैसे MKRF ने भी ये कैंपेन की सूरत में किया, पॉपुलेशन काउंसिल उन्होंने, एंड आई एम श्योर सिर्फ ये गाना नहीं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत कुछ हो रहा होगा। तो आप देखें, जब एक वक्त होता था, मैं जब एयरपोर्ट से हम सब जब छोटे होते थे और लाइन में हमने अक्सर देखा है कि वो प्रोटोकॉल लेके आ रहे होते थे और चले जाते होते थे एयरपोर्ट से, कोई फलाना हुआ और कोई भी नहीं बोलता था उस वक्त और सब चुप रहते थे। लेकिन इतना फिर एक कैंपेन चली और इतना बोला गया और इतना टीवी पे दिखाया गया, वीडियोस बनाए गए। आज आप देखें, जरा कोई लाइन तोड़े लोग चीखना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हुई है इस मुल्क के अंदर जो पहले हम कभी भी नहीं सोचते थे। मैं जैसे बच्चों को मारने का कानून था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि स्कूलों में हमारे लॉ पास कराने से बच्चों की पिटाई कम हो जाएगी। यानी आप खुद सोचे कि सिर्फ लॉ आया, हालांकि इंप्लीमेंट भी सही तरीके से नहीं हुआ और हमारा तो माइंडसेट है बच्चों को मारे, बट इतनी अवेयरनेस क्रिएट की गई है, इतने वीडियोस बने और इतने लोग पकड़े गए इसके बाद कि अब बच्चों को बहुत कम मारा जाता है। सेक्सुअल अब्यूज में बहुत कमी आई है बच्चों के साथ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ करिकुलम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। सो जितना हम बोलते रहे इस पर, जितनी हम बात करते रहे, वो बहुत जरूरी है। और देखिए, अच्छा शहजाद, जरा वीडियो की बात कर लें बिकॉज इट इज सो इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि आपने बड़े अपने यूनिक अंदाज में समझाने की कोशिश की है। कितने गेटअप्स किए हैं आपने इस वीडियो में? देखिए, ये क्रेडिट जो है, ये जो डायरेक्टर्स हैं इसके, सलमान और बिलाल, उन्होंने बनाया ये वीडियो, और जिन्होंने बल्कि वो आग लगी बस्ती जो फहद मुस्तफ़ा की फिल्म है वो भी उन्होंने बनाई है। सो मैं पहली दफ़ा उनके साथ काम कर रहा था और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था ये वीडियो जो उन्होंने बनाया। तो उन्होंने जो कैरेक्टर्स मुझे कहे मैंने प्ले कर लिए। मुझे तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है कैरेक्टर्स प्ले करके। आपका हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर होता है आपकी वीडियो में, एंड द गुड थिंग इज कि दिस इज व्हाट कंपेल्स पीपल टू वॉच, और हेंस इन्वेरिएबली फिर वो मैसेज जो है होपफुली वो भी बीच में से इसी तरह ही निकलता होगा। अगर कोई बोरिंग सी चीज़ हो तो कुछ शायद देखे भी ना। एक और प्रॉब्लम जो होती है शहजाद, एंड यू कुड परहैप्स सजेस्ट कि उसको किस तरह ओवरकम किया जाए। एक वो ऑफेंड हो जाते हैं कपल्स या आदमी ख़ास तौर पे जब फैमिली प्लानिंग की बात होती है। तो आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, हेल्थ वर्कर्स को भी ये इंफॉर्मेशन जो है इम्पार्ट करनी चाहिए। जब अगला बंदा ही ऑफेंड हो जाए और गुस्से में आ जाए और हाउ डेयर आपने ऐसी बात कैसे कर ली एंड ऑल दैट, हाउ डज वन टैकल दैट? बिकॉज हमने अपने एक्सपीरियंस में ये बहुत सुना है ये होते हुए कि आदमी सुनने को भी तैयार नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो सकता है कि जब शुरू से आप इस पर बात करना शुरू करें घर से, और ख़ास तौर पे जब शादी हो रही हो। जैसे कि मैंने आप ही लोगों के प्रोग्राम में, वाज वेरी नाइस ऑफ यू गाइस कि आप लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इस तरह की जिनको हम बोरिंग सब्जेक्ट्स कहते हैं उसको इंटरेस्टिंग बना के बात की जा सके। सो जो अमान एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक पूरा विजुअल वीडियोस के साथ एक पूरा फॉर्मेट बनाया, एक टेस्ट बनाया है कि जब भी माँ बाप लड़का लड़की की जब भी शादी होने लगे तो कोशिश करके उनको जो है वो एक फॉर्म फिल करना पड़े जिसके अंदर सारी मदर माँ की हेल्थ के बारे में, स्पेसिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सारी बातचीत हो। और अगर वो उस फॉर्म को फिल करते हैं, वो वीडियोस को देखते हैं, अवेयरनेस वीडियोस को देखते हैं, तो ही उनका निकाह नादरा में रजिस्टर हो सके। उनको सिर्फ ये पता होना ज़रूरी है। तो वो एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन मैं समझता हूँ हो जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह।
ये हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी निकाहनामा प्रॉपर फिल करने का ट्रेंड नहीं है। मतलब इतना शर्म बीच में डाल दी जाती है कि लड़कियां अपने राइट्स भी, मतलब वो ये भी पूछना कि जी मेरे निकाहनामे में लिखा क्या है, मतलब पीपल गेट वेरी ऑफेंडेड एंड शादियां जो होती हैं वो खतरे में पड़ जाती हैं कि ये आगे चलेगी भी या बात। और हमारे जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं, आप किसी भी बच्चों के डॉक्टर के पास चले जाएं, आप किसी भी वालदा गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, सब डॉक्टर्स आपको यही तरगीब देते हैं कि आप 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। सो जब आप 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएंगे तो 2 साल से पहले तो आपको वैसे ही नहीं सोचना चाहिए किसी भी दूसरे बच्चे के बारे में। हाँ, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस ना, हमारे यहाँ तो होता नहीं है, मतलब ये तो बहुत सी चीज़ें शहजाद बेसिकली इंटरकनेक्टेड हैं इसमें। एक तो वो एजुकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पहले ये वीडियोस और ये सारी परफॉर्मेंस ये सब कुछ बड़े भरे तो उसके बाद निकाह जो है वो रजिस्टर हो, जिसके लिए लड़की का पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो कुछ अपने राइट्स के बारे में भी कुछ पढ़ लिख ले। तो फैसले ऑब्वियसली इसीलिए वो आगे जाएंगे। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर एंड थैंक यू फॉर द एफर्ट दैट यू आर डूइंग इट इन अ वेरी फन वे, हार्ड मैसेजिंग इन अ फन वे। थोड़ी सी वो कोशिश ऑब्वियसली हम भी अपने शो पे करते हैं। एंड अ ग्रेट सॉन्ग एंड अ ब्रिलियंट वीडियो। आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू शहजाद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। अच्छा जी, सो थिंक अबाउट दिस प्लीज। आप लोग जो अब हैं देख रहे हैं, हम भी ले लें वक्फा या अभी नहीं? अभी है टाइम नहीं, मतलब हम तो अपनी ब्रेक ले लेंगे बट हमारी टीम बड़ी प्राउड है अबाउट द वक्फा सिचुएशन बिकॉज एवरीबॉडी एक्चुअली अडेयर्स टू इट रियली। यू नो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, लेट इट बी सेड। और हर महकमे को भी इनकरेज करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई 5 साल का हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, कर लो। बट इन एनी केस आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट। आज हकीम उल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को दुनिया से गए आज 88 साल हो गए हैं। आपकी शायरी में मुसलमान नौजवान, ख़ास तौर पर बरसग़ीर के मुस्लिम नौजवानों पर खुदी को बुलंद रखने और नए जहानों की तलाश और नए इम्कानात पैदा करने पर बहुत जोर है। पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है और इंतहाई परेशानी की बात यह है कि वायरस किसी मखसूस ग्रुप के बजाय आम अफराद और आबादियों और बच्चों में फैल रहा है। और ये बात कोई और नहीं, मुल्क के जाने माने माहिरीन सेहत कह रहे हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में साबिक़ वफाकी वज़ीर और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर क़ायद सईद और डॉक्टर राना जवाद असगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 3,70,000 तक जा पहुँची है और 79% मुतासर अफराद को मालूम ही नहीं है कि वो कितना ख़तरनाक वायरस साथ लेकर फिर रहे हैं। सिर्फ 21% मुतासर अफराद अपने मर्ज से वाकिफ़ हैं और माहिरीन सेहत ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार देते हुए इसे निज़ाम सेहत की मुकम्मल नाकामी करार दिया है। आपको ये भी बता दें कि कोई 84% अफराद इलाज से महरूम हैं। एंड साथ में हमें ये भी बताना चाहिए कि HIV हो जाना किसी को कोई डेथ सेंटेंस नहीं है एनी मोर। HIV से मुतासरा वायरस वाला शख्स की नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जिसको ना भी हो, जहां लोगों को पता भी ना हो कि वो HIV है, प्रोवाइडेड के उनका इलाज होता रहे और उनका निज़ाम ज़िंदगी, उनका तर्ज ज़िंदगी मॉनिटर्ड रहे। सो वो एक डॉक्टर्स के मुताबिक गैर महफूज इंजेक्शंस और आलूदा खून की जो मुंतकली है, हाँ मुंतकली है, वो HIV के फैलाव की बड़ी वजूहात हैं। माहिरीन ने मुतालबा किया है कि HIV, TB और मलेरिया के लिए मिलने वाले 1.1 अरब डॉलर जो हैं वो फंड्स का ऑडिट होना चाहिए। और डेफिनेटली किधर गए, माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि HIV पर काबू पाने के लिए हंगामी और फौरी इक़दाम ना किए गए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी अफ्रीका जैसी संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। वैसे सूरत हाल नहीं, द फैक्ट कि जब आपको पता भी ना हो कि आपको है, नंबर 1, नंबर 2 आपको पता हो कि आपको है लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसी कोई छोटी सी वायरस है। डॉक्टर क़ायद सईद है हमारे पास इस्लामाबाद में, हेल्थ केयर अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। पाकिस्तान में HIV मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, ये वबाई सूरत इख्तियार कर रहा है, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं, लेकिन मरीज़ों की तादाद सैकड़ों या हद से हद हज़ारों तक बताई जा रही थी इनिशियली। आप लोगों के आदाद शुमार क्यों बता रहे हैं कि ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है? जी देखिए, आज तक जितनी भी आउटब्रेक्स हुई हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मीडिया पे आती है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
वहाँ एक्सीडेंटली कोई जाकर टेस्ट करता है और उनको फिर एक पेशेंट मिलता है और फिर एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, और उस कम्युनिटी के अंदर उनको 100 या 1000 मरीज मिलते हैं। और ये 2008 से ऐसा हो रहा है कि जब गुजरात में पहले आउटब्रेक हुई, उसके बाद फिर कोट इमराना सरगोदा में हुई, उसके बाद चिन्योट में हुई, उसके बाद लाड़काना में हुई, और फिर रतुडेरो हम सबको याद है कि वहां पर भी एक्सीडेंटली एक डॉक्टर ने बच्चों को देखना शुरू किया कि क्यों बीमार है, टेस्ट करना शुरू किया, और 1000 बल्कि 2000 बच्चे पॉजिटिव निकले। तो ये एक्चुअली अगर हम पूरी पॉपुलेशन में देखना चाहें तो हमें सारी पॉपुलेशन को स्क्रीन करना पड़ेगा, जो कि शायद पाकिस्तान में और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मुमकिन नहीं है। इसलिए हम एस्टिमेशंस करते हैं, और हमारा ख्याल ये है कि जो ये इस वक्त नजर आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस वक्त सारी पॉपुलेशन के अंदर ये बीमारी बहुत स्पीड से फैल रही है। अच्छा डॉक्टर, 3.25 लाख ये जो नंबर है ना, 3,70,000, खतरनाक खौफनाक किस्म का एक नंबर है, लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि ये नंबर एक्चुअली इससे ज़्यादा ही होगा। तो इस नंबर तक आप लोग कैसे पहुंचे? अच्छा, इस नंबर्स तक पहुंचने के लिए जी हम इसको एस्टिमेट्स कहते हैं, हम एस्टिमेशंस करते हैं। ये एस्टिमेशंस का पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम पाकिस्तान का सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं। उसमें हमारे ट्रीटमेंट के सेंटर से जो डाटा होता है वो भी है, जो हमारे प्रोग्राम्स HIV नेशनल प्रोग्राम और जो प्रोविंशियल प्रोग्राम है उनका डाटा भी आ रहा होता है, और ब्लड बैंक्स के डाटा भी आ रहे होते हैं, और डिफरेंट जो सर्वेज हमने किए हुए हैं उनके डाटा आ रहा है। तो इन सब डाटा को कलेक्ट किया जाता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो सॉफ्टवेयर फिर प्रेडिक्ट करता है कि इतने पॉजिटिव पाकिस्तान में होने चाहिए। इसलिए हर साल हम ये एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज में एस्टिमेशंस मिलते हैं, और हर साल हम देखते हैं कि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वाकई हमें जो है वो ये आउटब्रेक्स के थ्रू नजर आ रहा है कि नंबर ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ज्यादा हो रहे हैं। और अब तो ट्रीटमेंट सेंटर्स में देख लें, अभी इस्लामाबाद में आपने देख रहे हैं 600 से ज्यादा एक साल के अंदर अंदर मरीज रजिस्टर हो गए हैं। तो हर साल हमें हमारे ट्रीटमेंट सेंटर, जो कि 96 ट्रीटमेंट सेंटर्स है पाकिस्तान में, वहां पर भी डाटा ये कह रहा है कि ये बीमारी बहुत स्पीड से फैल रही है, क्योंकि वहां नए पेशेंट्स बड़ी स्पीड से और बड़ी तादाद से रजिस्टर हो रहे हैं। अच्छा, जब ये इतना सब कुछ बढ़ रहा है, क्या करें? मतलब आगाही मुहिम्मात भी हम देखें, लिटरली हमारे बचपन में ज़्यादा चलती थी। एब्सोल्युटली, उसके बाद तो खत्म ही हो गई, कोई बात ही नहीं हुई। मतलब अब बस HIV का दिन जब मनाया जा रहा होता है तो तब हम इश्तिहारात वगैरह या बैनर्स वगैरह नज़र आ जाते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर्स आगाही मुहिम चलाएं, अस्पतालों में जाके, स्कूलों में जाके, क्या क्या किया जाए? हुकूमत क्या करे कि इसको अभी यहीं इसी स्टेज पे रोक लिया जाए? मेरा अपना ख्याल है कि जी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अब बैठकर फैसला करना होगा कि कहते हैं ना, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। अब ये बीमारी बहुत स्पीड से फैल रही है, और ये लाइलाज बीमारी है जिसका सारी जिंदगी, इलाज तो है लेकिन सारी जिंदगी आपको इसका इलाज करना पड़ता है, और जाहिर है बहुत बड़ा खर्चा भी इन्वॉल्व है। तो हमें लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बैठकर एक फैसला करना होगा कि हमने इस बीमारी के खिलाफ एक बड़ा प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाना है। और नंबर 1 जो है, मैं समझता हूँ मीडिया अवेयरनेस कैंपेन है। हमारी बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता कि HIV फैलता कैसे है और मैंने अपने आप को इससे कैसे बचाना है। तो नंबर 1 मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग नेशन वाइज मीडिया कैंपेन चलनी चाहिए, लोगों को बताने के लिए कि बीमारी क्या है और आपने अपने आप को कैसे बचाना है। दूसरा फिर जो रोल बनता है वो हमारी मिनिस्ट्रीज का और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो प्रोमिसेस में है, और वहां पर जो हेल्थ केयर कमीशंस हैं कि वो लोग बहुत स्ट्रांगली रेगुलेट करें इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को, कि चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, ताकि वहां पर जो ट्रांसमिशन हो रही है उसको रोका जाए। और इसी तरह ब्लड बैंक्स को भी बड़ी स्ट्रांगली रेगुलेट किया जाए कि वो स्क्रीन करें कम से कम 5 बीमारियां जो कि WHO की अप्रूव्ड बीमारियां कि उसके लिए स्क्रीन करना है, वो स्क्रीन करें। तीसरा मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मरीज जो हैं वो इंजेक्शन के बहुत ज़्यादा आदी हो गए। तो हर मरीज कोशिश करता है कि उसको इंजेक्शन लगा दिया जाए ताकि बीमारी फौरन और जल्द ठीक हो जाए, लेकिन उसका नुकसान ये है कि ये चूंकि मरीज पैसे ज़्यादा नहीं अदा कर सकता, तो फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो एक सिरिंज को 2 या 3 मरीजों पे इस्तेमाल करते हैं, या एक ड्रिप को 2 या 3 मरीजों पे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बहुत पहले फैसला किया था कि हम ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंजेस पे जाएंगे। मेरे ख्याल में ये डिसीजन जो है ना, ये बड़ा फोर्सफुली और ताकत के साथ अब पाकिस्तान में अप्लाई हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई सिरिंज
कोई नॉर्मल सिरिंज जो कि ऑटो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, ना ये इम्पोर्ट सिरिंजेस का मतलब ये रीयूज होना, ये चले HIV तो बहुत ही एक्सट्रीम एक चीज है, कुछ भी किसी वजह से भी हमारे यहाँ हेपेटाइटिस सी का तो ऑलरेडी आउटब्रेक है ना, वो तो है। तो हम इतनी दूर तक क्या जाएं, मतलब जो चीज होनी नहीं चाहिए, ये सिंगल यूज सिरिंजेस हैं, कोई पुराने जमाने की लोहे की तो नहीं है ना कि वो स्टेरलाइज हो रही होती थी। अब कैसे ये इस्तेमाल हो रहा है? एनीवे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। And also we talk about syringes and everything, unsafe sex. Yes, that too. And random, you know, अज़दवाजी ताल्लुकात के बाहर आपका इधर उधर होना बहुत बड़ा रीजनिंग तो ये भी है जिस पे बात नहीं होती। आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट। ओके, वी नीड टू मूव ऑन क्योंकि हमने एक ट्रिब्यूट देना है और ये ट्रिब्यूट है जी, आज हम याद कर रहे हैं बल्कि मारूफ गुलकारा इकबाल बानो को, जिन्हें दुनिया से रुखसत हुए पता कितने साल हो चुके हैं? 17 पाकिस्तान सुपर लीग 11 जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, सस्पेंस भी बढ़ रहा है, मगर दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अब तक की नाकाबिले शिकस्त रहने वाली पेशावर ज़ल्मी 15 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है। दे दो इनको, मैं तो कहती हूँ दे दो इनको वो पूरी खूबसूरत सी ट्रॉफी। इसी तरह रावलपिंडी के फाइनल 4 में पहुंचने के तमाम चांसेस खत्म हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और डिवाइडेड के मुल्तान सुल्तान की भी एक नई मैनेजमेंट है दिस सीजन अराउंड। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ है तीसरे नंबर पर। ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल किसमें है हुमा? हैदराबाद किंग्स मेन और कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है और इन चारों टीमों के 6-6 पॉइंट्स हैं और इनमें से कौन प्ले ऑफ में जाएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। विच वन डू यू वांट टू गो? जो भी अच्छा खेले, जो भी अच्छा खेले जाहिर, लेकिन जाहिर है हमारी एफिलिएशन है लाहौर कलंदर के साथ। 2 मैचेस खेले जाएंगे हमारी आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं लाहौर और कोयटा ग्लैडिएटर्स में। जो भी आज फाते रहा है रहता है इसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और इसके साथ ही वो प्ले ऑफ में खेलने के उसके इम्कानात भी बढ़ जाएंगे, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं होगी लेकिन प्ले ऑफ खेलने के इम्कानात जरूर कम हो जाएंगे, मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। आज दूसरा मैच जो है ना वो है मुल्तान सुल्तान्स का और रावलपिंडीज का और इस पॉइंट टेबल पर कोई तो वैसे सबसे नीचे और मुल्तान दूसरे नंबर पर है। सो या What are Pindi boys doing? Why are you at the bottom of the table? सिर्फ क्रिकेट में। Well, I'm from Islamabad, so don't ask me. सिकंदर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? सो सिकू जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइएगा अब तक जितना टूर्नामेंट हुआ है हम सब ने फॉलो किया, अब जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बनकर सामने आ रही है, व्हाट हैज वर्कड आउट सो वेल फॉर पेशावर ज़ल्मी कि अब तक अनबीटन है वो? ये देखिए, आप तो वक्फे की बहुत बात कर रहे हैं जी, वक्फा और अहमद शहजाद कह रहा हूँ। शहजाद रॉय ने जबरदस्त, आपका भी प्रोग्राम में देख रहा था, और बड़े जबरदस्त गाने वाने बनाए, वक्फा वक्फा वक्फा। तो हमारे जो बाबर आजम है उन्होंने बहुत बड़ा रन बनाने का वक्फा ले लिया, अब वो रन बनाने लगे तो उनको एहसास हुआ कि ये वक्फा जो है किसी और चीज के लिए, रन बनाने के लिए नहीं है। इस वक्त आप देखें रिजवान ने बहुत बड़ा लंबा वक्फा ले लिया है। हाँ। उनको चाहिए कि वो वक्फा खत्म करें, तो ये जो शहजाद रॉय बहुत बात कर रहे हैं वो किसी और चीज पे कर रहे हैं, तो आप जो है वक्फा तोड़े और परफॉर्मेंस शुरू करें। तो मैं समझता हूँ कि जो बाबा कहाँ से लाते हैं आप ये? यार सिकंदर, आप भी मतलब बेचारे अहमद शहजाद को क्यों वक्फे में आपने डाल दिया? वो हम क्लियर कर दें, उनका कोई लेना देना नहीं है। अहमद ने तो वक्फा रखा हुआ था मेरा। शरारत तो सूझती है ना, इस वक्त कई लड़के हैं जिन्होंने वक्फा लिया हुआ है। वैसे by the way, thank you सिकंदर for bringing that waqfa in, because that is how the actual essence of that waqfa which we spoke about earlier should be promoted. किसी भी चीज में डाल के ना आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। In any case, मैंने दे दी ना आपको। अच्छा भट्टी साहब, मगर वो बात बीच में ही रह गई कि what has worked well for पेशावर ज़ल्मी कि वो अनबीटन है। भाई what is worked well कि it has worked well है, वो वक्फा तोड़ दिया है उन्होंने। नहीं, बाबर आजम is the only reason या ओवरऑल? एक तो बाबर ने अपनी मेंटरशिप का भी जिक्र किया। देखिए आपका जब आप आपका मेन प्लेयर रन्स करने लगे और इतने हैवी किस्म का रन्स करने लगे तो दूसरी टीम खड़ी हो जाती है और वो भी एकदम से जो है परफॉर्म करना शुरू हो जाती है, तो उसकी पीछे। And we are also glad to see Babar back in his true color. True color. It's good for Pakistan. It is good indeed for Pakistan और इस पे बात होनी भी चाहिए और हो भी रही है। कोई और खुश नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि जितना उन्होंने पाकिस्तानियों से ज्यादा कोई नहीं खुश होगा। बाबर को लेके हम भी जरा मोहब्बत करते हैं सारे उनसे। को भी खुशी होनी चाहिए इस चीज पे। एनीवे भट्टी साहब, तो ये तो टॉप के हो गई टीमें जिनका हमने जिक्र कर दिया, बाकी दे आर गोइंग टू रियली हैव टू फाइट फॉर द 4th स्लॉट, जिसमें लाहौर भी है, जिसमें पिंडी भी है, और बोलो कौन कौन है जिसमें लाहौर है, कराची है, पिंडी है, हैदराबाद। चांसेस किसके आपको? हैदराबाद भी। चांसेस किसके नजर आ रहे हैं भट्टी साहब?
देखिए हुमा अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास मेरे ख्याल में अब बहुत ज्यादा चांस नहीं है, उनके 2 मैचेस बाकी रह गए। अगर आज कोयटा की टीम हार गई तो फिर कोयटा का तो सफर मुझे लग रहा है कि आज खत्म हो जाएगा। हैदराबाद किंग्समैन 3 मैच जीते हुए, उनके पास मजीद 3 मैच बाकी हैं। और लाहौर कलंदर्स अनफॉर्चुनेटली जब लाहौर से चले थे तो बेहतर पोजीशन में थे, फिर वो जो कंट्रोवर्सी एक आ गई उसके बाद से लाहौर कलंदर्स का शायद फोकस थोड़ा सा आउट हो गया। तब लाहौर कलंदर्स को भी वापस गेम में आना। फिर कराची किंग्स आप देखें, जब लाहौर में पहले राउंड के मैचेस हो रहे थे, कराची किंग्स ने 3 मैच जीते हुए थे। जब कराची आए अपने होम ग्राउंड पर तो 4 मैच हार गए। उनके यहाँ भी वही मसला हुआ कि डेविड वार्नर की जो कंट्रोवर्सी थी उसने उनको मुतासिर किया, फिर डेविड वार्नर खुद अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल में जो 4 टीमें हैं उनके दरमियान अब एक स्लॉट के लिए मुकाबला है। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बेहतर पोजीशन में है, बेहतर कॉम्बिनेशन है। मुझे लग रहा है कि जो टॉप 3 हैं ये तो शायद प्लेऑफ में चली जाएंगी, लेकिन बाकी जो 4 टीमें हैं उनके दरमियान मुकाबला है। अच्छा, कोयटा के लिए आप ये पूछ रहे हैं, आप बताएं। अच्छा, कोयटा के लिए सिकंदर आप बता दें। वहाँ पे और भी बहुत लोग हैं, ओपनर्स भी अच्छे हैं, अटैकर्स भी अच्छे हैं। व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर कोयटा, सिकंदर? देखिए, जो पिछला मैच था ना, वो लाहौर कलंदर और कोयटा के दरमियान जो पहला मैच हुआ था उनके दरमियान, वो तो कोयटा जीता था 6 विकेटों से और बड़ी आसानी से जीत गया था। उनके जो प्रॉब्लम चल रही है मेरे हिसाब से, वो रैली रोसो जो है वो इतने रन्स नहीं कर रहे जैसे कि उनको करने चाहिए। बड़े पावरफुल 7 जो हैं वो इतना वो भी तकरीबन फेल ही जा रहे हैं, उनसे भी रन्स नहीं हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बॉलिंग करा रहे हैं, खुद करा रहे हैं बॉलिंग। जो मेरे ख्याल से उनके पास बॉलिंग की शॉर्टेज हो गई है कि जिसके वजह से, हालांकि उनके पास जो स्पिनर्स के अंदर इब्रार भी है, उस्मान तारिक भी, मगर वो आके खुद बहुत गेंदें कर रहे हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि वो गेंदें आके कर रहे हैं। तो वो ये मुझे फैक्टर नजर आता है कि जो रैली रोसो है, मैंने प्रोग्राम में कहा भी था, क्या वो फिट हैं, क्या वो इतने उनमें जान है कि वो खुदा भला करे अगले PSL के लिए वो रहे ना रहे। तो कि एक जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैं सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को कहूंगा कि देखें ये बिजनेस है, आपका पैसे लगाते हैं तो आप ये देखा करें कि किसकी परफॉर्मेंस नहीं जा रही। जो अंडर परफॉर्म करता है आप उसको हटाएं। ये कोई इसमें तकल्लुफ की बात नहीं है कि जी ये मेरा दोस्त है यार, ये तो इतना अच्छा प्लेयर था, हमारे साथ रहा, मगर रहा ठीक है, उसने परफॉर्मेंस की, अब नहीं कर रहा तो उसको यू हैव टू ड्रॉप हिम और यू हैव टू रिमूव हिम। तो ये एक मेरा मशवरा है, वो अगर मानना चाहे तो मान ले। और अगर बाद में आपके पास टाइम है तो मैं एक और मशवरा देना चाहता हूँ वो नकवी साहब को, कि नकवी साहब को चाहिए कि सारे जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े कप्तान हैं, उन सब से एक रिपोर्ट लें कि हाउ वाज द PSL, कैसा रहा, जो चीजें इसमें हुई, किस तरह इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, मगर प्लेयरों से लें, जो क्रिकेट खेलते हैं उनसे लें कि जो खेल के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है वो जरूर उन्हें बताएं। अच्छा, ओके भट्टी साहब बताइएगा, फास्ट बॉलर्स की अगर बात कर लें, कोई है आपकी नज़र में? अली रज़ा की बात हो रही है, सो और फॉर इंस्टेंस बट यू नो हु शुड वी लुक आउट फॉर, क्योंकि फास्ट बॉलिंग हमारा बड़ा एसेट रहा है शुरू से ही और हम जाहिर है उसमें कुछ कमी महसूस कर रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। देखिए अब्दुल्ला, जो अगर हम आदाद शुमार देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की 13 विकेटें हैं, वो लीडिंग विकेट टेकर हैं, लीडिंग फास्ट बॉलर हैं। लेकिन आपने बात की अली रजा, पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हुनैन शाह नसीम शाह के छोटे भाई हैं, वो बहुत टूर्नामेंट में उन्होंने 2-3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर हमने एक पिछले मैच में मुल्तान सुल्तान्स के इमरान रंधावा एक ऑलराउंडर थे, उनको बॉलिंग करते हुए देखा, वो बेहतर है। असल में मसला ये है, बल्कि परसों हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल के जवाब में ही कहा, उससे पहले सलमान आगा ने भी ये बात की थी कि हम यंगस्टर्स को वक्त से पहले मौका दे देते हैं और उसके बाद वो फिर मंजर से गायब हो जाते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह आप कच्चे फल को तोड़ लें दरख्त से, उसी तरह हमारे यहाँ यंगस्टर आते हैं और फिर मंजर से गायब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 अच्छे फास्ट बॉलर हैं और उम्मीद है कि नेशनल सिलेक्टर और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लोग जो हैं इन फास्ट बॉलर्स को टारगेट करेंगे और उनको मजीद ग्रूम करने की कोशिश करेंगे A टीम अंडर 19 टीमों के मैचों में। लेकिन अभी कोई आउटस्टैंडिंग हमें
ऐसा टैलेंट फास्ट बॉलिंग में इन स्पिनर्स की बात करें तो सुफियान एज द टॉप विकेट। जी जी जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। और सुफियान की भी साथ ही आपसे कमेंट ले लेना, टॉप विकेट टेकर वो हैं सुफियान। जो फास्ट बॉलिंग की जो बात है वो जो हसन अली कह रहे हैं कच्चा फल तोड़ देते हैं कि शायद उनको पता नहीं है कि वसीम अकरम और वकार यूनुस कैसे आए थे। वकार यूनुस को तो मैंने खुद देखा था, जो हमारे साबिक कप्तान थे, जो बहुत बड़े महान कप्तान थे, उन्होंने मुझे बुलाकर दिखाया कि वो लेटा हुआ है, उसकी कमर खराब, उसने बोला मैं इसको फिट करूंगा। देखिए लड़का जो अच्छा होता है उसको खिलाकर उसको प्रॉपर्ली फिट करें तो वो कच्चा हो पक्का हो कुछ नहीं। वकार और वसीम से बड़ा तो कोई बॉलर गुजरा नहीं ना, वो कच्चे ही कच्चे थे। पहले मैच से उनको ले लिया गया था। खैर नंबर 1। नंबर 2, दूसरी वजह जो फास्ट बॉलिंग की है, आपने कराची की पिच देखी है? मैंने उस दिन भी भट्टी साहब से सवाल किया था कि 6 महीने से कोई मैच नहीं हुआ है कराची की ग्राउंड के ऊपर। नकवी साहब को चाहिए ये नोटिस लें कि उसकी जो पूरा ट्रैक है, पूरा स्क्वायर है जिसके ऊपर पिचेस बनी होती हैं, वो डेजर्ट लगता है। ऐसा लगता है मतलब थर का कोई मैदान है जिसके ऊपर सफेद चिट्टी मिट्टी लगी हुई है। ये कैसे हो सकता है कि जब आपके पास टाइम और 6-6 महीने क्रिकेट नहीं होती है तो कराची नेशनल स्टेडियम का जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल है पिच बनाने के ऊपर, उन पर जरूर नोटिस लिया जाए कि ये ऐसी खराब विकेटें अगर आप बनाएंगे तो हमारे फास्ट बॉलर क्यों बनेंगे। फिर इसी को लेकर स्पिनर्स क्यों अच्छा कर रहे हैं? इसलिए कि जो पिचेस है उन्हें हेल्प कर रही है। क्या वनडे क्रिकेट T20 के अंदर स्पिनर्स को इतना मौका नहीं मिलता? वहां पे तो वुमन फास्ट बॉलर्स की गेम होती है जिसमें रन्स भी बनते हैं और आउट भी करते हैं। यहाँ पर जो कराची की पिच है इतनी मतलब खतरनाक हो गई है, स्पिनर के लिए इतनी हेल्पफुल हो गई। वो अलग बात है कि उस्मान तारिक इब्रार कुछ नहीं कर रहे, दूसरे सारे स्पिनर्स जो हैं बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा सिकंदर, ये आपने वैसे पहले ये कराची की पिच और कराची का स्टेडियम तो चलो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन यू हैव मेंशन दिस बिफोर एज वेल। और वाकई जब PSL के लिए इतनी तैयारियां हो रही थी और शुरू में तो आपको पता ना बहुत फैला हुआ था, कहाँ नहीं होने थे मैचेस और फिर कंटेन हो गया। इन एनी केस लाहौर और कराची में तो होने ही थे ना, तो फिर दे शुड हैव रियली वर्कड एट हुआ क्या जल्दी से भट्टी साहब। पहले कराची में होने थे 6 मैचेस, अब हो रहे हैं 22 मैच, तो इसलिए मेरा ख्याल ये मसाइल हुआ। अच्छा, नहीं भट्टी साहब, ये तो ज्यादती की बात है। कराची इज अ नेशनल इंटरनेशनल सेंटर, पाकिस्तान का प्राइम सेंटर है कराची, उसको तो बना के रखना चाहिए। ओके, वी डोंट हैव द टाइम फॉर दिस, बट बात ये है कि इनवेरिएबली कराची में होने तो थे ना। कराची वुड नेवर बी वन ऑफ दोज वेन्यूज के जी जहां बाकी वेन्यू सेलेक्ट हो गए और कराची आउट हो गया। मैचेस वुड ऑलवेज हैपन इन लाहौर एंड कराची। सो देखिए न्याज स्टेडियम में उसको फैसलाबाद है, सियालकोट का है, गुजरांवाला का है, वहां। अच्छा वैसे भट्टी साहब कितनी पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं? देखिए 13 पिचेस का ये स्क्वायर है नेशनल स्टेडियम का। 7 पिचेस जो हैं वो यूज हो रही हैं इस टूर्नामेंट के लिए। अच्छा ठीक है, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। अब्दुल्ला जी सर जी, पिचेस होती है ना उनका एक सेंटर निकाला जाता है, सेंटर ऑफ द ग्राउंड। जी जी, उधर से फिर वो 3 कैमरे जो लगते हैं वो उसके अलावा वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। कोने की पिच बिल्कुल नहीं हो सकती। उस कोने की तो मैं नहीं समझता कि 7 की 7 पिचेस इस्तेमाल हो रही होंगी। 3 से 4 पिचेस जो चले, we'll investigate more on this. We'll investigate more on this और कल इस पे दोबारा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सिकू जी। अच्छा, that's it जी, that is it। और हमारी तैयारी मुकम्मल है, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारा ड्राइंग रूम चिल हो गया है, में किया हुआ है। बस मेहमानों की आमद का इंतजार है, आ जाए तो कुछ दुनिया भी सुख का सांस ले। और लास्ट मिनट रिग्रेट्स हमें पसंद नहीं है। ओके, लेकिन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।